हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आइए आज 19 सितंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पढ़ाते हैं। दोस्तों, सेशन की शुरुआत करें उससे पहले जो बच्चा एचएसएससी टीजीटी पंजाबी की प्रिपरेशन कर रहा है, बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए रिक्वेस्ट किया था, कई दिन हो गए कहते हुए कि सर एक बैच कब आएगा। तो फाइनली ये बैच आ रहा है, आपका 21 तारीख से आ रहा है, यानी कि 21 सितंबर से बैच लॉन्च हो रहा है। 21 सितंबर 2023 से ये बैच लॉन्च हो रहा है। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एनवायरमेंटल अवेयरनेस, और इसके अलावा आपका होगा हरियाणा जनरल नॉलेज, मतलब हरियाणा जीके होगा। हरियाणा जीके का थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों सेक्शन होगा इसके अंदर। वेलफेयर स्कीम होगी हरियाणा की, और इसके अलावा रोड सेफ्टी इसमें होगा। हरियाणा के करंट अफेयर्स भी होगा, ये वीडियोस भी होंगे, इसके पीडीएफ भी आपको मिलेंगे, और बाइलिंगुअल इन नेचर होगा। आप स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। और ये 21 तारीख तक इस बैच की फ़ीस जो है ना, नियर अबाउट 500 के आसपास की ही फीस है। उसके बाद एक्चुअली कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और ये ईवीएस वाला सेक्शन दिखने में छोटा है पर इसका सिलेबस बहुत लेंथी है, तो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो इसके लिए इसका बैच का प्राइस बाद में बढ़ जाएगा, तकरीबन ऑलमोस्ट 800-900 के आसपास का हो, पर उससे पहले आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं अगर आप इसके सीरियस एस्पिरेंट है तो। ठीक है, खैर आइए बढ़ते हैं आगे। और कल आपसे सवाल पूछा था मैंने, उस सवाल का क्या आंसर है कि पेस मेकर का जो संबंध है वो हमारे हर जो बॉडी में किससे रिलेट करता है, तो वो हृदय से संबंधित है, याद रखना आप लोग। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा? तो हरियाणा के कौन से जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा? ये भी हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। ये हरियाणा के अंबाला के अंदर बनेगा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। अंबाला शहर में बनेगा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। पूरे शहर में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, ट्रैफिक और अपराधियों पे जो है ना पैनी नज़र रखने के लिए। और इसके अलावा पूरे हरियाणा में 400 और कॉलोनियों को जो है ना मान्यता दी जाएगी। आबादी के अनुसार जो है ना विकास कार्यों के लिए ग्रांट भी दिए जाएंगे। ये अभी 17 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने अंबाला के अंदर जनसंवाद किया था और वहाँ पे ये घोषणा की थी। अब आप कहेंगे सर ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भला क्या होता है? भाई देखो, इसका मतलब ये होता है, ये ऑलरेडी हरियाणा के एक जिला है जिसका नाम है गुरुग्राम। सबसे पहले हरियाणा के अंदर ये सेटअप यहाँ पे हुआ था। मतलब क्या होता है कि एक जगह पे एक ऐसा सेंटर बन जाएगा जिसके अंदर बहुत सारी एलईडी स्क्रीन लगी होगी, जैसे आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, दीवार पे बहुत सारी स्क्रीन्स लगी हुई है, और पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल एक जगह होगा। मतलब आप एक जगह बैठ के पूरे शहर का मुआयना कर सकते हैं। यही है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। बहुत बड़ा बेनिफिट है, मतलब अलग अलग जगह पे आपको भटकना नहीं पड़ेगा, अलग अलग जगह से कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह से आप पूरे शहर को अच्छे से मुआयना कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये काम होने वाला है अंबाला शहर में। हालांकि अंबाला में दो है ना, एक अंबाला कैंट है और एक अंबाला शहर है, अंबाला सिटी कहलाता है। दोनों को ट्विन सिटी के नाम से आप लोग जाना करते हैं। और अंबाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, और 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा म्यूजियम भी यहीं पे ही बनेगा। वॉर हीरोज मेमोरियल म्यूजियम करके यहाँ पे एक म्यूजियम बनेगा। वॉर हीरोज के नाम से यहाँ पे एक फुटबॉल स्टेडियम भी है जिसको फीफा ने 2024 तक अप्रूव कर रखा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। एक हरियाणा का टीबी हॉस्पिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ का बन रहा है। और इसके लिए भी अंबाला जाना जाता है कि यहाँ का एक एयरफोर्स बेस स्टेशन है। थोड़े दिन पहले मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था कि यहाँ पे एक सिविल एविएशन हब बनने के लिए ग्रांट मिल चुकी है, तो थोड़े ही समय में यहाँ पे एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी बन जाएगा हरियाणा का। हरियाणा सरकार अविकसित ब्लॉक में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है? अविकसित ब्लॉक, जो हरियाणा के अविकसित ब्लॉक है, यानी कि जो प्रॉपर तरीके से जो ब्लॉक विकसित नहीं हो चुके हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है? एक योजना लेके आ रही है जिसका नाम है ब्लॉक उत्थान कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के मुख्य सचिव का नाम है संजीव कौशल जी। उनकी अध्यक्षता में अभी रिसेंटली एक बैठक हुई थी और वहाँ पे ही इसके बारे में घोषणा की गई कि अविकसित जो ब्लॉक है उनमें रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधार लाने के लिए कार्यक्रम स्टार्ट किया जाएगा। इसका फर्स्ट फेज अक्टूबर में शुरू किया जाएगा। 22 अविकसित ब्लॉक को कवर किया जाएगा और हर एक जिले के एक ब्लॉक का सिलेक्शन होगा। टोटल जिले 22 तो है ही हरियाणा के।
और इसमें क्या असर होगा, मतलब किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट होगा। देखो, एग्रीकल्चर पे खास ध्यान होगा, इरिगेशन सिंचाई पे, गरीबी को हटाने में, एजुकेशन पे, स्किल डेवलपमेंट पे, सामाजिक विकास है, पूरे समाज का जो है ना विकास करना, सोशल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, स्वास्थ्य हेल्थ पे। ये जो आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, बुनियादी ढांचा है, जैसे रोड हो गया है, कोई बिल्डिंग हो गई है, उन सरकारी बिल्डिंग हो गई है, या शासन व्यवस्था है जैसे न्याय व्यवस्था है उसको ठीक मिलना, एनर्जी का मैनेजमेंट करना प्रॉपर तरीके से, सोलर एनर्जी पे या कहीं पे बिजली नहीं है तो वो पहुंचाना, साफ पानी है, साफ सफाई पे विशेष ध्यान है। तो ये टोटल ऐसे इन मुद्दों के ऊपर खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा, एक एक ब्लॉक का सिलेक्शन किया जाएगा हरियाणा के सभी जिलों से ये। और इसके लिए 30 सितंबर तक हरियाणा के सारे 143 ब्लॉक के लिए उनका जो है ना कंप्लीट डेटा जमा किया जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको सबसे पहला फेज़ में। ऐसा नहीं कि केवल पहले 22 ही होंगे, पहले फेज़ में ये है, बाकी के 2-3 फेज़ आगे चलाए जाएंगे। हरियाणा के 10 से 15 जिलों में कौन सी सेवा परिवहन विभाग के द्वारा शुरू करने की कोशिश की है या शुरू करने की घोषणा की है। तो हरियाणा के 10 से 15 जिले अभी तक के लिए फाइनल नहीं बताया, लेकिन कहते 10 से 15 जिले के अंदर एक ई बस सेवा हरियाणा में स्टार्ट हो गई है। इलेक्ट्रिक बसें शहर के ऑटो की तरह चलाई जाएगी, यूँ समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो आप लोग इनको ना ई बस सेवा, एक ऑप्शन मुझे ई और देना चाहिए था, ए और सी ऑप्शन देता तो मैं ज़्यादा ठीक रहता, ए और सी, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस सेवा यहाँ पे अभी, ई बस सेवा ये भी है, तो दोनों कोई अलग चीज़ नहीं है, सेम ही है। तो ये दोनों मिले तो भी मतलब बोथ का ऑप्शन मिलेगा या एक ही मिलेगा। मेरे को लिखना था, पहले सोचा था मैं लिखूंगा, भूल गया लिखने के लिए, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, ए और सी इसका ठीक आंसर है। तो इलेक्ट्रिक बसें शहर में ऑटो की तरह ही चलाई जाएगी, समझिएगा, जो चौक से चौक पे जा सकेगी, हर चौक पे स्टॉपेज इनका होगा, आसान होगा, कम किराया इनका होगा, और रोडवेज बसों की तरह ही 12 मीटर ये लंबी होगी, एसी इन बसों में होगी। बस की कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए है, एक बस की कीमत आप देखिए बहुत महंगी है ये, ठीक है, 2 करोड़ रुपए है, और ये एक बार चार्ज होने के बाद 200 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकेगी। तकरीबन मान के चलो ऑलमोस्ट पूरा दिन तो ये चक्कर काट ही लेगी, लगभग देखा जाए तो। और इनका बसों का जो भी रख रखाव होगा वो सब कुछ कंपनियों के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है ना। और बसों पे जो चालक होंगे, जो ड्राइवर होंगे, वो भी स्पेशल कंपनी के द्वारा ही अपॉइंट, ऐसा नहीं कि अलग से कोई हो, ताकि प्रॉपर मेंटेनेंस पर तरीके से हो सके आपके। और वर्कशॉप में कारीगर भी कंपनी के ही होंगे। और इन बसों को रोडवेज प्रशासन तकरीबन 62 रुपये प्रति किलोमीटर कंपनी को चार्ज देगी। इससे जो है ना परिचालक रोडवेज का इसमें होगा फिर, ठीक है, मतलब परिचालक इन द सेंस जो कंडक्टर होते हैं, टिकट काटने वाले होंगे वो। शुरुआत में इसमें कहाँ चलेगी, हिसार जिले के डिपो को 50 इलेक्ट्रिक बस मिलने वाली है। शहर में ये बसें सुबह 6 बजे से 9 बजे तक चलेगी। इन रूट पे हर 15 मिनट में बसों की सर्विस होगी ये। और शहर में ऑलरेडी हिसार में मैं बता देता हूँ कि सिटी बस चल ही रही है ये, लेकिन अब इनको परमिट न मिलने के कारण बहुत सारी बसेस लगभग बंद पड़ी है, कोई एक आधी कभी चलती है। इन बसेस में किराया है 10 रुपये, और हिसार में ऑटो के अंदर किराया है 20 रुपये। सिटी जो बसों के मुकाबले ऑटो का सफ़र और ही महंगा है, इस वजह से इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। तो कोशिश ये है कि किराया 5 रुपये के आसपास किया जाए, या 10 होगा तो पूरे शहर के अंदर। जैसे सिटी बस का मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल, मेरे हिसार शहर का कोई हिसार से तो उसको ज़्यादा पता भी होगा, बहुत देर तक वेट करना पड़ता है। जैसे मैं आज़ाद नगर से हूँ और हिसार बस स्टैंड से इसका ओरिजिन है, उन दोनों के बीच में लगभग 4-5 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो कभी जैसे मान लो बस स्टैंड से जाना आना हो भी जाए तो खैर ज़्यादा तो पर्सनल व्हीकल यूज़ करते हैं, पर मान लो कभी ऐसा हो तो बहुत वेट करना पड़ता है। इससे सोचते हैं चलो ऑटो में ही चले जाएं, ज़्यादा बेटर रहेगा ये। तो उस चीज़ को दूर कर दिया जाएगा। अब हिसार वैसे भी जगह जगह पे स्टॉपेज बनाए जा रहे हैं, कोई हिसार से तो उनको देखा होगा जगह जगह पे स्टील वाले वो स्टेशन बन गए हैं, और ऑन रोड है उस पर ग्रिल सिस्टम नया कर दिया है। मतलब बहुत सारा अपग्रेड हुआ है। वो अपग्रेड एक्चुअली इन्हीं बसेस के लिए ही हुआ है। और इन बसों के लिए अलग अलग चार्जिंग पॉइंट भी बनेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आने वाले टाइम में बसें फिर करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक में भी चलेगी ये। वैसे मैं बता देता हूं कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा है, ये देश के और भी राज्यों में ऑलरेडी लागू है। जैसे दक्षिण भारत के कई सारे राज्य है, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, इनमें लागू है ऑलरेडी, और बड़ी सहूलियत भी है इनसे। अब ये एक सेम कंसेप्ट नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आ रहा है, हरियाणा में आ रहा है। सबसे पहले इसको हिसार में लेके आया जा रहा है। इसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो स्टॉप बनने चाहिए थे, वैसे तो क्या पता कोई कहीं रुकवा ले, तो अब ऐसा नहीं होगा। स्टॉपेज बनाए गए हैं ऑलरेडी, स्टॉपेज बना दिए, जैसे कोर्ट के पास है, डीएन कॉलेज, सॉरी आपका गवर्नमेंट कॉलेज के पास बना दिया गया है, या बस स्टॉप के लिए अलग से बना दिया गया है, या रेड स्क्वायर मार्केट का अलग है, गणेश मार्केट का अलग, इस टाइप से अलग अलग बना रखे हैं, जिससे इन बसों को रुकना, आना जाना, यात्रियों के लिए पूरा मतलब मैनेजमेंट रहेगा, भीड़ भाड़ कम हो जाएगी।
तो बहुत गजब का क्वेश्चन है और गजब का ही इसका आप लोगों को याद रखना है कंसेप्ट कि ये है, और 10 से 15 जिलों में लागू करने की तैयारी है। अभी फिक्स नहीं है, स्टार्टिंग का तो एक हिसार जिला, उसके बाद में करनाल वगैरह में चलेगी ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में इस बार मुख्य स्टेट पार्टनर कौन सा रहेगा। ये क्वेश्चन भी सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो पिछली बार आपको याद हो 2022 का मुख्य स्टेट पार्टनर कौन सा था, एमपी था, और देश था नेपाल। देश की तो अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 2023 का स्टेट पार्टनर की घोषणा हो गई है और वो है आसाम। इस बार हमारा स्टेट पार्टनर होने वाला है आसाम। हरियाणा का सबसे इंपॉर्टेंट यूं कहिएगा फेस्टिवल के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, नवंबर दिसंबर में ये हर बार होता है। खास बात इसकी ये है कि स्टेट पार्टनर अगर आसाम है तो क्या होगा सर, आसाम की परंपरा और संस्कृति जानने को मिलेगी यहाँ पे। इसको वैसे केडीबी यानी कि कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड है, उसके द्वारा ही इसको कंप्लीट तैयार किया जाता है। अच्छा गजब की बात और भी है कि ये 17 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक चलेगा। हर साल ये 16 दिन चलता है, इस बार ये 18 दिन चलने वाला है। और हरियाणा के सभी 22 जिलों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ इसमें जोड़ा जाएगा। तमाम पहलुओं को लेकर जल्दी एक योजना भी तैयार की जाएगी। मतलब इस बार कहते थोड़ा खास रखा जाएगा, देश विदेश के तक जो है ना इस महोत्सव को पहुंचाया जाएगा। थीम जो नेशन होगा उसकी भी यहाँ पे संस्कृति दिखाने की कोशिश होगी। और यहाँ पे जो है ना 6 दिन की, हर बार 6 दिन होते थे, इस बार 8 दिन मुख्य कार्यक्रम होंगे। टोटल ये महोत्सव 18 दिन का चलेगा। इस बार आसाम इसका मुख्य स्टेट पार्टनर होगा, पिछली बार मध्य प्रदेश था। और सरकारी के अलावा निजी एजेंसियां भी यहाँ पे प्रचार प्रसार करेगी। यहाँ पे 2-3 दिन चलेगी, स्कूली प्रतियोगिताएं भी यहाँ पे चलेगी। कोशिश करते हैं, चलो इस बार यहाँ पे मैं भी आता हूँ, आप भी आना, देखते हैं, ठीक है। चलिए सर जी अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर हरियाणा समेत भारत के सभी राज्यों के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है। तो हरियाणा समेत भारत के सभी राज्यों के लिए एक योजना का शुभारंभ किया, इसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीब लोगों के लिए स्पेशली कह सकते हो। इस योजना से हर जिले के कुशल कारीगर है और कामगार है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। क्योंकि जो हुनर है तो ही कदर है, कह सकते हो। इस योजना में जैसे बढ़ई है, लोहार है, सुनार है, शिल्पकार है, कारीगर है, इन सभी को जो है ना एक्चुअली स्किल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में हर दिन इनको 500 रुपये का स्टाइफंड भी मिलेगा, मतलब सिखाएंगे भी और 500 रुपये की दिहाड़ी भी देंगे, यूँ समझिए एक प्रकार से। ये बड़ी गजब की बात है। इसके अलावा हर लाभार्थी को 15,000 रुपये की टूल किट भी दिए जाएंगे, जिससे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके वो। और प्रारंभ करने बढ़ाने के लिए आसान ऋण की सुविधा होगी। 15,000 रुपये का ऋण है एक्चुअली, सीधे तौर पर देखा जाए तो ये। और पहले चरण में 5% की दर से 1 लाख रुपए के जो है ना कोलेट्रल की फ्री ऋण है, 1 लाख रुपए तक का ऋण भी है। दूसरे चरण में 3 लाख रुपए का ऋण का प्रावधान भी होगा। कारीगर की न्यूनतम आयु 18 साल होनी जरूरी है इसके अंदर। और इस योजना का लाभ प्रत्येक परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा, मतलब कम से कम एक को ही मिलेगा। सरकारी सेवा में जिनका कोई भी रिश्तेदार या व्यक्ति लगा हुआ है तो वो नहीं। जैसे मान लेते हैं कि मेरा रिश्तेदार भी कोई सरकारी में लगा हुआ है तो मैं पात्र नहीं रहूंगा इस विश्वकर्मा योजना के तहत, ठीक है। ये एमपी से लॉन्च किया गया था। अनीता कुम्हार थी, उनको स्टार्टिंग में सम्मानित किया गया। इसके अलावा 18 विधवाओं को 18 डाक टिकट और इसके अलावा जो बुकलेट विमोचन किया था। 18 विधवा जो काम कारीगर से जुड़ी हुई थी ना, उनको प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया था प्रधानमंत्री जी ने, ठीक है। चलिए सर, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के कुल कितने पहलवानों का सिलेक्शन हुआ है, बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में विस्तार से आप लोग। मैं मिलता हूं आप लोगों को कल। और अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं HSSC TGT पंजाबी का बैच तो कंप्लीट आपको इसमें मिल जाएगा, इसे आप अवेल कर सकते हैं। अभी बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे आपको ये बैच मिल रहा है। शुक्रिया, राधे राधे डियर।